नमस्कार दोस्तों। अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अभी हमने प्रश्न संख्या 20 तक देखे थे। अब देखिए 21वां प्रश्न है, अ रिस्पोंडेंट कैन बी ऑर्डर्ड टू टेक अप द रेजिडेंस विद द स्पाउस। कहाँ किन सर्कमस्टांसेस में? वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड एंड द पार्टीज हैव नॉट प्रोविजनली लिव टुगेदर, ठीक है। वेयर द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड, वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड दो द पार्टीज हैव प्रोविजनली लिव टुगेदर इन ऑल द अबव सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इन ऑल द अबव सर्कमस्टांसेस। अगला प्रश्न देखिए, अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अ राइट टू डाइवोर्स हैज़ बीन गिवन टू। पहली वाइफ को, सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट वाइफ को, या फिर वाइफ्स को, या फिर द फर्स्ट वाइफ एज वेल एज द सेकंड सब्सिक्वेंट वाइफ्स। अब 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द फर्स्ट वाइफ एज वेल एज द सेकंड और सब्सिक्वेंट वाइफ और वाइफ्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखिए, अंडर सेक्शन 13(1) क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अ ब्राइड कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्टी हु कंटिन्यूज टू बी ए हिंदू, हु सीजेस टू बी ए हिंदू, बोथ और इधर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हु कंटिन्यूज टू बी ए हिंदू। अगला प्रश्न देखिए, एडॉप्शन इज रिकग्नाइज्ड अंडर द। तो एडॉप्शन को हिंदू लॉ केवल मानता है, यहाँ पर मोहम्मडन लॉ नहीं मानता और पारसी लॉ भी नहीं मानता इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हमारा, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एडल्ट्री मीन्स। अब एडल्ट्री का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन बी देखिए, जहाँ पे लिखा है सेक्सुअल कनेक्शन ऑफ हस्बैंड और वाइफ विद समबडी अदर देन लॉफुल स्पाउस, ठीक है ना। तो किसी एक पार्टी का तो मैरिड होना जरूरी है एडल्ट्री में, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री है तो मैरिज किसी भी हाल में क्या होगी? वॉइड होगी। विच सेक्शन प्रोवाइड्स हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन आपको याद है सेक्शन 8, ठीक है ना। फाइन कितना है रजिस्ट्रेशन ना कराने पे? 25 रुपये का है, ठीक है ना। पता नहीं लोग कैसे दे पाएंगे इतने बड़े फाइन को। रेमेडी देखिए, रेमेडी ऑफ प्रस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज एम्ड एट। तो रेमेडी ऑफ कंजुगल राइट इज एम्ड एट प्रिजर्विंग द मैरिज। आप एक चीज़ जानिए, जितनी हम थ्योरी पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन थ्योरी हो जाए चाहे जो भी थ्योरी, हम उनको पढ़ने के बाद भी समझते हैं कि हर कोर्ट हर संभव कोशिश करता है कि मैरिज को बचाया जाए, ठीक है ना। तो आपका जो स्टांस होता भी है, अगर कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि मैरिज को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। अब जब तक कई एग्जाम्पल आए कोर्ट के कि भाई, जैसे आपको रोज़ वाला कॉन्सेप्ट याद ही होगा कि केवल हमको गुलाब का फूल है तो कांटे होंगे ही, लेकिन अगर हमको फूल नहीं मिले तो कांटे ही कांटे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम वो फूल ना लें, तो ठीक है ना। तो वहाँ पे कोर्ट मैरिज को प्रिजर्व नहीं करेगी, बल्कि कहेगी डिजॉल्व होना बेटर है, ठीक है ना। केवल दुख ही दुख नहीं, सुख दुख दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा है। केवल दुख ही दुख मिले तो इससे अच्छा है ऐसी ज़िंदगी में इस चीज़ से बचा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 29वां, RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट किसको अवेलेबल है? वाइफ और हस्बैंड दोनों को है, ठीक है ना। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को है। अब देखिए सेक्शन 9 क्या प्रोवाइड कराता है, हमने अभी पढ़ लिया। RCR प्रोवाइड कराता है यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 में है। अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन यानी क्वेश्चन नंबर 31। तो डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मैरिज को डिसॉल्व नहीं करती है और मैरिज अस्तित्व में रहती है। यही तो कारण है जो हमने पहली वीडियो में देखा कि प्रॉपर्टी में हिस्सा बना रहता है स्पाउस का, वाइफ का, ठीक है ना। क्योंकि मैरिज डिसॉल्व नहीं हो रही है, मैरिज तो अस्तित्ववान है, मैरिज सब्सिस्ट कर रही है। अब देखिए, अ हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 25 एंड ऑर्डर पास्ट इज। इन हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 25 जो ऑर्डर पास होगा वो क्या होगा? वो जनरली अपीलेबल होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। सेरेमनीज टू मैरिज हैव बीन लेट डाउन इन माइन्यूट डिटेल इन। अब जो मैरिज सेरेमनीज की बात की गई है वो कहाँ पे की गई है? तो गृह सूत्राज में माइन्यूट डिटेल के साथ, यानी कि बड़ी विस्तृत चर्चा है, तो गृह सूत्र में की गई है। जाहिर सी बात है, घर की बात, इन सब की बात, परिवार की बात गृह सूत्र में है, ठीक है। अब देखिए, चिल्ड्रन ऑफ एनल्ड वॉइडेबल मैरिजेस एंड वॉइड मैरिजेस आर। जो चिल्ड्रन होंगे एनल्ड वॉइडेबल मैरिजेस के और वॉइड मैरिजेस के, वो क्या होंगे? बिल्कुल वो अपने केवल माता पिता की संपत्ति में ही हिस्सा पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हियर्स ऑफ देयर पेरेंट्स अलोन। ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन द
यहाँ ऑप्शन सी होगा, पार्टीज कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर सस्पेंडेड। ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाई। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एडॉप्शन भी आता है, फुल ब्लड भी आता है, हाफ एंड यूट्रिन ब्लड भी आता है, यानी कि सारे के सारे हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैले। देखिए फैक्टम वैले क्या होता है ना, इसको कहा जाता है कि अगर कोई एक्ट जो है एक बार हो चुका है या फिर कोई फैक्ट जो कि अकम्पनी करता है और इसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है ना, किसी भी रिटन टेक्स्ट के द्वारा, किसी भी रिटन टेक्स्ट या कानून के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं कि ये कंक्रीट और कंप्लीट फैक्ट है। इसे कंक्रीट और कंप्लीट फैक्ट किया जाए और इसे इस्टेब्लिश्ड माना जाए, ठीक है ना। और जब इस तरह होता है तो उसे वो लीगली बाइंडिंग नेचर का हो जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैले उसी की बात करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैले इनेबल्स टू क्योर द वायोलेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वायोलेशन ऑफ अ डायरेक्टरी प्रोविजन और अ मियर मैटर ऑफ फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन सी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन, तो आपने पढ़ा होगा इनक्रिमिनेशन, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन की बात कर रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन क्या प्रोवाइड करता है, यही कि बोथ पार्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैव कमिटेड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस द मैरिज शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है ना। अब देखिए 38 पढ़िएगा, बी ऑप्शन में देख लीजिए क्या नहीं होगा, इफ बोथ पार्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैव कमिटेड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। यानी कि यहाँ कह रहा है इफ बोथ पार्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैव कमिटेड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, तो मैरिज जो होती है वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए, जबकि ऊपर क्या लिखा है, मैरिज शुड नॉट बी डिसॉल्व। तो 38 को जब आप पढ़ रहे हैं नॉर्मली, तो इसमें डिसॉल्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा मैरिज शुड नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है ना, यानी कि 38 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एवरी अपील फ्रॉम डिक्रीज और ऑर्डर शैल बी प्रिफर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 23 दिसंबर 2003 विद ए पीरियड ऑफ, तो विद ए पीरियड ऑफ 90 डेज। ये हमने पहली वीडियो में देख लिया है। फिर मैं बोल दूँ कहाँ 90 डेज है, कहाँ 60 डेज है, कहाँ 15 डेज है, कहाँ 1 मंथ या 30 डेज है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये मतलब कॉन्सेप्ट ये फैक्ट है, तो इसे हमें देखना ही पड़ता है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सिटीजनशिप क्या है। अब एप्लीकेशन में इसमें सिटीजनशिप का क्या रोल है, ये हो जाएगा ना ही नेसेसरी है ना ही इम्पेरेटिव क्वालिफिकेशन है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसमें कह रहा है कि वाइफ अदर देन द वन सीकिंग डाइवोर्स, उसे अलाइव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाइवोर्स, मतलब पिटिशन ऑफ डाइवोर्स। यानी कि अंडर सेक्शन 13 टू क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द वाइफ अदर देन द सीकिंग डाइवोर्स मस्ट बी अलाइव, ये प्रोविजन में स्पष्ट लाइन दी हुई है। ठीक है ना, द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन ऑफ डाइवोर्स। अगला प्रश्न देखिए, द माइनॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ टू बी डिटरमिन्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विद रेफरेंस ऑफ द, तो मेजॉरिटी एक्ट। ठीक है ना, विद द हिंदू मेजॉरिटी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, फाइन फॉर चाइल्ड मैरिज में एक्सटेंड प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये जो चाइल्ड मैरिज की इसमें जो बात कर रहा है, इसमें आप जानते हैं सेक्शन 5 का हमारा जो क्लॉज 3 है, तो मेल के लिए 21 साल है और फीमेल के लिए 18 साल है। लेकिन जो अमेंडमेंट 1978 का है, उसके पहले ये एज थी मेल के लिए 18 और फीमेल के लिए 15 साल। और 5 के क्लॉज 3 में पनिशमेंट दी हुई है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी करेगा, आप जान ही रहे पनिशमेंट हमारी सेक्शन 18 में दी गई है। तो 5(3) के वायोलेशन में जो पनिशमेंट है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो 2 साल हो सकती है, और जो आर्थिक रूप से अर्थदंड लगाया जा सकता है, यानी कि फाइन लगाया जा सकता है, वो 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए, एन ऑर्डर इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 24, ये कैसा है, तो क्या इंटरिम जो ऑर्डर होंगे क्या उसमें भी अपील हो सकती है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, इसलिए कोई अपील नहीं होगी। ठीक है ना, पेंडेंटल राइट का हमने ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा ही है। 44 हो गया, अब है 45। फॉर अवेलिंग राइट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द पिटिशनर्स वाइफ। देखिए फिर वही प्रश्न है, यहाँ पर आ रहा है पिटिशनर वाइफ का क्या होगा। तो
अब वो हस्बैंड के साथ रह रही हो या फिर कहीं सेपरेट रह रही हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बस उसका अलाइव होना ज़रूरी है ना। तो मस्ट बी मतलब इट इज़ इमेटेरियल वेदर द पिटिशनर वाइफ इज़ लिविंग विद द हस्बैंड और लिविंग सेपरेटली, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 46, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स की बात हमने कर ही ली है, 13(1) में भी है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है ना, और 13(2) में जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक्सक्लूसिवली टू वाइफ, जो 4 अधिकार दिए गए हैं वाइफ को, उसकी बात कर रहा है जो 13(2) में मेंशन है। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ वाइफ की बात कर रहा है। गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, अब देखिए गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहिए, चाहे फॉल्ट थ्योरी कहिए, चाहे ऑफेंस थ्योरी कहिए, ये तीनों थ्योरी जो मैरिज रिलेटेड है, डाइवोर्स रिलेटेड है, उसमें ये कहा गया है कि मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है जब ईदर पार्टी टू मैरिज, कोई एक पार्टी है जिसने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बोथ पार्टी नहीं होगा, ईदर पार्टी होगा, यानी कोई भी एक पार्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन 47 का, इस पे स्पष्ट मैंने कर ही दिया है आपको, तो यानी कि ईदर पार्टी है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, यानी वन गिल्टी पार्टी एंड द अदर पार्टी टू बी इनोसेंट, ठीक है। तो गिल्ट थ्योरी यही है। 48वां प्रश्न देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू हिंदू डोमिसाइल्ड इन इंडिया। अरे हिंदू कहीं भी हो, हिंदू मैरिज एक्ट उन्हें गवर्न करेगा ही ना, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में आ रहे हैं, डोमिसाइल इंडिया के हैं, बाहर रह रहे हो, या फिर इंडियन डोमिसाइल के हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो इससे मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज रिक्विजिट फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बट लीव्स इट टू द पार्टी टू चूज ए फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल मैरिजेस विच इज़ अकॉर्डेंस विद एनी कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू इधर पार्टी। यानी कि दोनों पार्टियां शादी कर रही हैं, जो भी उनके परंपराएं रीति रिवाज हैं, उनमें से उन दोनों में से किसी भी एक, इसके जो रीति रिवाज हैं लड़के के या लड़की, यानी कि ब्राइड या ब्राइडग्रूम, किसी भी एक से वो हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन ए सूट फॉर जैक्टिटेशन। अब देखिए जैक्टिटेशन क्या होता है, इसको जैक्टाइटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि एक झूठा दिखावा करना, एक फॉल्स प्रिटेंस करना कि कोई आदमी मैरिड है या शादीशुदा है। तो इसी से स्पष्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन ए सूट ऑफ जैक्टाइटेशन अ मैरिज नीदर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट और नॉर परमानेंट कैन बी ग्रांटेड। जहाँ पे दिखावा है वहाँ पर क्यों ही कोई सहूलियत मिलेगी, क्यों ही कोई मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 51वें प्रश्न से हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।